class, what I have for you today, I will explain a poem of William Wordsworth entitled Ode on the Intimations of Immortality. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम है जिससे आज हमें बात करना है, दैट इज इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, often referred to simply as the Immortality Ode, is one of his most profound and celebrated works. Published in 1807. कब पब्लिश हुआ था? 1807 में. बट बिगन इन 1802, लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी 1802 में. जो पेपर, जो ये पोयम है 1807 ईस्वी में तो ये पब्लिश हुआ. ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. कब पब्लिश हुआ? 1807 में. कब शुरू किया गया था? 1802 ईस्वी में. द पोयम ग्रैपल्स विद द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. जो पोयम है उसमें सबसे बड़ा चीज क्या बताया गया? लॉस ऑफ चाइल्डहुड से intuitive connection to the divine and the compensatory gains of adult consciousness. पोयम में जो सबसे बड़ी बात बताई गई है कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड, जब हम अपने बचपन के दिनों को खो देते हैं. बचपन के दिनों को हम कब खोते हैं? जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जब हम युवावस्था में होते हैं, जब हम ओल्ड एज में आते हैं, तो उस समय अगर देखा जाए तो हम अपने बचपन के दिनों को खो देते हैं. तो वो जो बचपन के दिन है उसमें ऐसा कहा जाता है, वो दिन जो है क्या होते हैं? गॉड गिफ्टेड होते हैं. उसमें डिविनिटी होती है, उसमें सिलेस्टियल ब्यूटी होती है, और जो चाइल्ड होता है उसकी आत्मा का कनेक्शन सीधे परमात्मा से होता है. तो उसमें ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड होती है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अर्थली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं. ये बात उन्होंने बताई है. और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि हम चीजों को खोने लगते हैं. द पोयम ग्रैपल्स विद द लॉस ऑफ चाइल्डहुड्स इंट्यूटिव कनेक्शन टू द डिवाइन एंड द कंपेंसेटरी गेन्स. और हमारे अंदर मटेरियलिस्टिक लाइफ आ जाता है, अर्थली लाइफ आ जाती है. जो चाइल्डहुड गेन्स रहता है उससे हम आहिस्ता आहिस्ता खोने लगते हैं. फिर आगे उन्होंने बताया कि बिलो इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पोयम इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, थीम, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एन एनालिसिस. इसमें ओवरव्यू और कॉन्टेक्स्ट है. द इमॉर्टैलिटी और जो पोयम है ये एक फिलोसफिकल मेडिटेशन है. क्या है? फिलोसफिकल मेडिटेशन है. एक दार्शनिक पोयम है जिसमें पोएट मेडिटेट है, ध्यान मग्न है, खो जाता है, और वो सोचता है कि चाइल्डहुड को कैसे लॉस हुआ, उसको कैसे रिगेन किया जा सके, एडल्टहुड क्या होता है, इन सब पर वो बात करता है. ह्यूमन कंडीशन पे वो बात करता है. इंस्पायर्ड बाय वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्शन ऑन चाइल्डहुड, मेमोरी एंड द पैसेज ऑफ टाइम. इसमें तीन चीजों को लेकर के बात किया गया. चाइल्डहुड को लेकर के, मेमोरी को, और गुजरते समय के साथ हम कैसे, हमारे अंदर बदलाव आता है, कैसे हम बहुत सारी चीजें खो देते हैं और कैसे हम अन्य चीजों का हिस्सा बन जाते हैं. इस पे भी बात की गई. द पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पर्सनल एंड क्रिएटिव ट्रांजिशन फॉर वर्ड्सवर्थ शॉर्टली आफ्टर हिज मैरिज टू मेरी हचिंसन. कह रहे जब उनकी शादी मेरी हचिंसन के साथ हुई थी तब उनको एहसास होता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ रही है, जो चाइल्डहुड डेज रहा है, अब वो वैसा नहीं रहा है. जो उनके अंदर डिविनिटी थी, जो सेलेस्टियल ब्यूटी थी, जो चाइल्डहुड के समय ऐसा लगता था कि उनकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कुछ एक्स्ट्रा उनको नजर आता था, वो चीजें मैरिज के बाद एडल्टहुड के समय नहीं नजर आता. ऐसा लगता है कि वो जैसे लगता है कि अपने चाइल्डहुड को या गुड डेज को, गोल्डन डेज को खो चुके हैं. और उनको ये एहसास होता है चाइल्डहुड में क्रिएटिविटी ज्यादा थी, एडल्टहुड में क्रिएटिविटी कम है, क्योंकि चाइल्डहुड जो था वो सीधे हीवन से, गॉड से और डिविनिटी से कनेक्शन था. एडल्टहुड जो है अर्थ से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से, भौतिक जीवन से कनेक्ट हो चुका. The poem was written during a period of personal and creative transition for Wordsworth shortly after his marriage to Mary Hutchinson and amid his collaboration with Samuel Taylor Coleridge on the lyrical ballad. और एक उनका कोलाबोरेशन चल रहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ लिरिकल बैलाड को लेकर के. आगे है कि रिफ्लेक्ट द रोमांटिक एम्फेसिस ऑन इमोशन. ये पोयम किस पर जोर देती है? इमोशन पर, इमेजिनेशन पर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर, और नेचर के आध्यात्मिक महत्व को लेकर के जोर देती है.
but it also engages with deeper existential questions about life. बल्कि यह गहराई से, बहुत ही गहराई से तमाम क्वेश्चन जो जीवन से जुड़े हुए हैं, मॉर्टैलिटी जो है कि वी आर द मॉर्टल क्रिएचर ऑफ गॉड, नश्वरता को लेकर के, आत्मा की ओरिजिन को भी लेकर के बात करती है। द ओड्स सेंट्रल प्रीमाइस इज दैट चिल्ड्रन possess an innate almost divine perception of the world। पूरे पोयम में बताई गई है कि जो बच्चों के देखने का नजरिया होता है दुनिया का, वह आध्यात्मिक होता है, वह डिवाइन होता है, ईश्वरीय होता है। बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर किसी भी तरह का रॉन्ग फीलिंग नहीं होता है, उनमें लालच नहीं होता है। वो दुनिया को जिस निगाह से, जिस नजर से देखते हैं, उसमें ईश्वर का वास होता है या ईश्वर की नजर होती है। लेकिन जैसे जैसे वही बच्चे एडल्ट मैन बनते हैं तो ये सारी चीजों को खो देते हैं। The Odes central premise is that children possess an innate, almost divine perception of the world, a visionary gleam that fades with adulthood। और यह विजनरी ग्लीम जो चाइल्डहुड की जो चमक होती है, जो डिविनिटी होती है, जैसे जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं हम खो देते हैं। वर्ड्सवर्थ ड्राज ऑन प्लेटोनिक आइडियाज। वर्ड्सवर्थ इस पोयम में एक प्लेटो का कॉन्सेप्ट बताते हैं, और यह जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है क्या, प्री एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, प्री एग्जिस्टेंस का। द नोशन दैट सोल एग्जिस्ट बिफोर बर्थ। ये विचार ये है कि जो आत्मा है वो हमारे जन्म से पहले एग्जिस्ट करती है। टू फ्रेम चाइल्डहुड एज अ स्टेट क्लोजर टू द डिवाइन। However, the poem is not merely nostalgic, it celebrates the mature mind's ability to find meaning through memory। पोयम केवल नॉस्टैल्जिक नहीं है कि बीते हुए दिनों को उसमें याद आती है, बल्कि पोयम सेलिब्रेट करती है मेच्योर माइंड को, कि जब आप मेच्योर हो चुके हैं, एडल्टहुड में आ चुके हैं, तो आप अपने बचपन के दिनों को कैसे फिर से रिकलेक्ट कर सकते हैं। उसको रिकलेक्ट करने के लिए मेमोरी हुआ, नेचर हुआ, ह्यूमन कनेक्शन हुआ, इन सब चीजों को लेकर बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? द पोयम कंसिस्ट ऑफ 204 लाइन। पोयम में कितनी लाइन है? 204 लाइन है। द पोयम कंसिस्ट ऑफ 204 लाइन। 204 लाइन। पूरे पोयम में 204 लाइन है। 204 लाइन को पोयम कंसिस्ट करता है। द पोयम कंसिस्ट ऑफ 204 लाइन डिवाइडेड इनटू 11 स्टैंजास। कितने स्टैंजास में डिवाइडेड है? 11 स्टैंजास में, ऑफ वेरिंग लेंथ, रिटन इन irregular order from flexible rhyme and meter। This structure mirrors the above and flow of the poet's emotions and thoughts। The poem can be broadly divided into 3 thematic movements। थीम के हिसाब से पोयम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। स्टैंजा 1 से लेकर के 57 तक। स्टैंजा 1 से लेकर के 57 तक ये किसके बारे में बात करता? 1 से लेकर के 57 तक जो है, मतलब स्टैंजा 1 से 4, लाइन 1 से 57 तक वर्ड्सवर्थ लैमेंट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। इसमें वर्ड्सवर्थ लॉस ऑफ चाइल्डहुड की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है चाइल्डहुड विजनरी परसेप्शन की, कंट्रास्टिंग द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ यूथ विद द ड्यूल पर्सपेक्टिव ऑफ एडल्टहुड। स्टैंजा 4, 5 से 8 तक, लाइन नंबर 58 से 129 तक ही एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। वो बताते हैं आदमी कैसे बड़ा होता है। ट्रेसिंग हाउ द सोल से डिवाइन ओरिजिन्स आर ग्रेजुअली ऑब्सक्योर्ड बाय अर्थ। और वो भी बताते हैं कि कैसे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी आत्मा जो कहीं कभी निवास करती थी स्वर्ग में, या जो है हमारी आत्मा जिसका कनेक्शन जो है परमात्मा से होता था, कैसे वह डिसकनेक्ट हो जाती है और कैसे वह मटेरियलिस्टिक लाइफ या अर्थली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। Yet preserved through memory and nature। स्टैंजा का उन्होंने और बताया है। स्टैंजा यहाँ से 130 से लेकर के स्टैंजा 9 से लेकर के आपका 11 तक में, 130 से लेकर 204 तक द पोएट रिकंसाइल्स हिमसेल्फ टू द लॉस। वह कहता है कि कैसे वह उस बचपन के दिन को जिसे खो चुका उसको रिकंसाइल कर सकता है। Celebrating the enduring power of memory, human empathy, and philosophical insight as compensation for the faded celestial life। The irregular structure allows person to shift between lament, narrative, and affirmation, creating a dynamic interplay of despair and hope। इसमें थीम क्या है? लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन है,
मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी का थीम है, ये सब चीजों को लेकर के बात की गई है। द पोयम मॉन्क द फेडिंग ऑफ चाइल्डहुड, तो मैं बता ही चुका हूँ कि चाइल्डहुड को लेकर के। इसके अलावा नेचर एज अ स्पिरिचुअल गाइड को लेके बात की गई, पार एंड मेमोरी को लेके बात की गई है, ह्यूमन ग्रोथ और कंपेशन को लेकर के बात की गई है। ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे पोयम में जो थीम है क्या है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड है, पार ऑफ मेमोरी है, कि मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी हमने बचपन में देखा है या जो कुछ भी हमने लाइफ जिया हुआ है, वो लाइफ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो लाइफ स्टोर रहती है, हमें उसे रिकलेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बताया है, पोयम का जो फेमस लाइन है उसको लेकर के बात करते हैं। फेमस लाइन में कह रहे हैं, द अर्थ एंड एवरी कॉमन लाइट टू मी डिड सीम apparelled in celestial light, the glory, the freshness of a dream। ये क्या है, 1 से 5 स्टैंजा तक। These opening lines establish the poem's central contrast between childhood, radiant perception and adulthood, diminished vision। जो adulthood है उसमें vision जो है diminished है, आदि थिंग्स भी कम टू लो। और जो चाइल्डहुड था उसमें जो क्या था, रेडियंट था, चीजें चमकदार थी। आगे है कि द ग्लोरी एंड फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, दीज ओपनिंग लाइंस एस्टैब्लिश। आगे उन्होंने बताया कि सिलेस्टियल लाइट को लेके बात करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। मीडो ग्रोव को लेके बात किए हैं, एंड स्ट्रीम को लेकर के बात किए हुए हैं, सिलेस्टियल लाइट को लेके बात करते हैं। दीज थिंग्स वी कम टू नो। और उन्होंने एक ये चीज लिखा हुआ है, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, बट येट आई नो वेदर आई गो दैट देयर हाथ पास्ट अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुका है। ये लाइन किससे लिया गया, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी से लिया गया। इसमें क्या बताया गया, द पैसेज जस्टपोज नेचर्स इंड्यूरिंग ब्यूटी रेनबो रोज विद द पोएट सेंस ऑफ लॉस। पोएट बताता है कि बचपन में जो हमने रेनबो देखे हैं, जो हमने रोजेस देखे हैं, तो वैसा नजर नहीं आता। तो अपने बचपन के डेज को याद करता है, समथिंग उसको लगता है कि जो है लॉस ऑफ चाइल्डहुड डेज को याद करता है। बट दोज डेज या दोज थिंग्स आर स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। वो लॉस नहीं हुआ, बल्कि वो सारी चीजें स्टोर्ड है। कहाँ पे स्टोर्ड है, हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, हमारी यादों में स्टोर्ड। आगे पोएट कहता है, दिस पैसेज जस्टपोजेस हैड पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ। Yeah, rainbow rose with the poet's sense of loss. The simple declarative sentence mimic a child's directness, while the shift to buy it introduce adult disillusionment. The glory that has passed away, इसमें चीजें फिर आगे लिखे हैं कि the person pronoun I ground, ये सब चीजें आप देखेंगे। फिर यहाँ से देखिएगा, ये लाइन पूछी जा चुकी है, our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's start hath had elsewhere its setting and comes from afar। ये सब लाइन पूछा जा चुका है। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी आत्मा है, इसका निवास कहीं और रहता है, और जैसे जैसे हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आते हैं, तो हमारी आत्मा का कनेक्शन डिविनिटी से या गॉड से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, और हम अर्थली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। These lines articulate the poem's Platonic core, the idea that soul exists before birth and forgets its divine origins from entering the world। और कुछ उन्होंने इसमें बात किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट लाइन में अगर आप देखेंगे, evil lies about us in our infancy, shades of the prison house begin to close upon the growing boy। इसको भी लेके उन्होंने बात किया हुआ है। इधर भी वो कहते हैं कि वो joy that in our embers is something that doth leave the nature yet remembers what was so fugitive। लाइन 130 तक।
आगे आके उनका लिखते हैं कि थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fears. To me, the meanest flower that blows can give. ये लाइन कई बार पूछा. To me, the meanest flower can that blows can give. Thought that do often lie to deep our tears. इसमें भी उन्होंने काफी बात किया हुआ. मीनेस्ट फ्लावर छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट है नेचर के, उनसे भी हमें बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है. आगे उन्होंने बताया तो कुछ लाइनें थी जिसको लेकर के मैंने आपसे बात किया है. लिटरेरी टेक्निक में क्या है, ये इरेगुलर वर्ड फॉर्म है, रेगुलर वर्ड फॉर्म नहीं है. इसमें सिंबल का यूज किया गया है और ये दो तीन चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रही है. क्रिटिकल सिग्निफिकेंस में क्या है, द इमॉर्टैलिटी वर्ड इज अ cornerstone of romantic literature encapsulating Wordsworth's belief in the imagination part to transcend loss. इसमें लॉस को लेके कौन सा लॉस, चाइल्डहुड डेज को, चाइल्डहुड लॉस को, as articulated in his preface to lyrical banner. preface to lyrical banner कब आया था, 1800 में. Critics like M.H. Abrams have praised its a great romantic lyric form which moves from personal crisis to universal affirmation. The poem influenced later poets including Shelley and Keats who explored similar themes of transcendence and mortality. Modern reading highlights its psychological depth with scholars like Lionel Trilling, noting its anticipation of Freudian ideas about childhood and memory. Eco-critical perspective emphasizes its reverence for nature, while feminist critics have examined the absence of female figure, though some argue that the human heart universalizes its emotional scope. कुल मिलाकर के पोयम इको क्रिटिसिज्म से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर नजरिए से इसको जो है देखा जा सकता है. और यह ओड है, ओड में कौन सा इरेगुलर ओड है. बाकी और ऐसा कुछ इसमें नहीं. इसमें प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ है कि हमारा जन्म से पहले हमारी आत्मा कहीं और निवास करती है. कहीं और निवास करने के स्वर्ग में. चाइल्डहुड लॉस को उन्होंने लेके बात किया है, एडल्टहुड को लेकर के बात किया है. आज बस मैं यही तक करूंगा. मैं भी कुछ मटेरियल प्रिपेयर करके आपको भेज रहा हूँ.